हमने भी देखा कि किस तरह पीसीए का जो एल्गोरिथम है वो एन डायमेंशनल फीचर से के डायमेंशनल फीचर रिप्रेजेंटेशन में हमें ले आता है। ये तो हमने देख लिया कि उसके स्टेप्स क्या है। हमने भी एक जो चीज़ नहीं देखी वो ये है कि जो के डायमेंशनल फीचर रिप्रेजेंटेशन में आना है तो ये के कहाँ से आएगा। के विच इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, वो आएगा कहाँ से, कैसे डिसाइड करेंगे क्या होनी चाहिए उस के की वैल्यू। उसके लिए देखते हैं कि क्या प्रैक्टिस इस्तेमाल की जाती है। उसकी जो एक प्रैक्टिस है के डिटर्मिन करने की, उसमें कहा जाता है कि ट्राई टू रिटेन वेरिएंस इन डेटा। अब इस फ्रेज़ का मतलब क्या है? इस फ्रेज़ का मतलब ये है कि हम अगर पीसीए को रिकॉल करें, पीसीए क्या कर रहा था, सबसे पहला काम जो पीसीए करता है वो प्रोजेक्शन एरर निकालता है। आपको याद होगा फॉर एग्जांपल अगर 2D से 1D में आ रहे थे तो उस लाइन जो U1 वेक्टर था उसके अलॉन्ग जो लाइन प्लॉट की थी, हमने लाइन ड्रॉ की थी, उस लाइन का और एग्जांपल्स का उसने डिस्टेंस निकाला था, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कह रहे थे वो प्रोजेक्शन एरर है। तो एवरेज प्रोजेक्शन एरर, एवरेज स्क्वायर्ड प्रोजेक्शन एरर जो है, एक वो वैल्यू अगर हम ले लें और एक दूसरी वैल्यू ले लें वेरिएशन इन डेटा, एवरेज वेरिएशन इन डेटा, जिसका मतलब अब आप सिर्फ इतना सा समझें कि हाउ फार आर माई एग्जाम्पल्स फ्रॉम ज़ीरो ऑन एवरेज, ज़ीरो से कितने दूर है मेरी एग्जाम्पल्स। ये दो वैल्यूज़ ले लूँ, एक है एवरेज स्क्वायर्ड प्रोजेक्शन एरर और दूसरा है एवरेज वेरिएशन इन डेटा। इनका अगर मैं रेशियो ले लूँ, यानी रेशियो ऑफ एवरेज स्क्वायर्ड एरर टू एवरेज वेरिएशन इन डेटा, ये एक वैल्यू निकल आएगी। हो सकता है इसकी वैल्यू 0.5 निकले, 0.2 निकले, 0.1 निकले, कोई भी वैल्यू निकल सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि दिस रेशियो शुड बी लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0.1। अगर मैं ये कहता हूँ कि दिस रेशियो शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.1, तो इसका मतलब ये इन अदर वर्ड्स ये होगा, मैं इस 0.1 को 1 में से माइनस करूँ तो 0.9 आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि मैं 90% वेरिएंस रिटेन कर रहा हूँ, वेरिएंस इन डेटा मैं रिटेन कर रहा हूँ 90%। तो एक तरीका हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को बताने का जी कितने हमने इस्तेमाल किए वो ये है कि हम बता दें कि हमने 90% वेरिएंस रिटेन की है। तो आमतौर पे करते क्या है, हम वो वैल्यू ऑफ के चूज़ करते हैं जो कि रिक्वायर्ड वेरिएंस रिटेन कर रही हो सकता है कि हम किसी प्रॉब्लम में 90% वेरिएंस रिटेन करना चाह रहे हो और किसी प्रॉब्लम में 95% वेरिएंस रिटेन करना चाह रहे हो। अगर हम 95% वेरिएंस रिटेन करना चाह रहे होंगे तो ऊपर जो हमने रेशो की बात की थी, उस रेशो को हम कहेंगे उसकी रेशो की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.05। अच्छा, अब ये अगर हम वेरिएंस रिटेन करते जा रहे हैं तो हमारे जैसे जैसे हम वेरिएंस रिटेन करने की वैल्यू कम करेंगे ना, 90 से 85 पे आएंगे, 85 से 80 पे आएंगे, वैसे हमारे के इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, के पहले अगर हो सकता है 2 थे, 3 थे, 4 थे, वो इंक्रीज़ करते करते बढ़ते जा रहे होंगे जैसे जैसे हम ज़्यादा, जैसे जैसे हम अपनी वेरिएंस रिटेंशन को लो करते जा रहे होंगे उसकी वैल्यू को, यानी अपनी थ्रेशोल्ड लूज़ करते जा रहे होंगे जैसे जैसे हम। अच्छा, हमने ये देखा था कुछ देर पहले कि पीसीए की जो इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन में, उसमें हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनपुट दे रहे थे पीसीए को। जब हम पीसीए की कॉल की थी उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ था एग्जांपल में कुछ स्लाइड्स पहले। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जी के हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम तो वेरियंस बताते हैं। तो इस एक और तरीका जो इस पीसीए को इस्तेमाल करने का वो ये है कि आप पीसीए को ये बता दें कि उसने कितनी वेरिएंस रिटेन करनी है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे 0.9 मैंने लिखा तो इसका मतलब 90% वेरिएंस रिटेन हो जाएगी। तो अब वो खुद से के चूज़ करेगा, वो के कंपोनेंट्स देगा, वो के कंपोनेंट्स जो 0.9 यानी जो 90% वेरिएंस रिटेन कर रहे हैं, जिसका मतलब है रेशो बिटवीन एवरेज स्क्वायर्ड प्रोडक्शन एरर एंड एवरेज वेरिएशन इन डेटा इज़ लेस देन इक्वल टू 0.1। तो ये हमारा दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली चूज़ के, या ऐसे कहना चाहिए कि दिस टेल्स के हाउ मेनी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स शुड बी यूज्ड। और इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि हमने 2 कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए, 5 किए, 7 किए, हम बता सकते हैं कि हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जो कि डेटा में 90% वेरिएंस रिटेन कर रहे थे, या हमने कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जो कि 95% वेरिएंस रिटेन कर रहे थे। तो इसकी टिपिकल वैल्यूज़ आमतौर पर जो रेंज करती हैं वो 0.85 से 0.99 के बीच में रेंज करती हैं। और अगर हम थोड़ा सा जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल करने वाली होने वाली वैल्यूज़ देखें वो 95% से ऊपर होती हैं, 95% और या उससे ऊपर होती हैं। अब ज़रा पीसीए की एप्लीकेशंस देख लेते हैं।
पीसीए की दो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम। इनमें से पहली जो है वो है कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन का क्या फ़ायदा होगा? डेटा कंप्रेशन का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा मौजूद है, हम उसको जब कंप्रेस करके लोअर डायमेंशन में ले आएंगे तो अब हमारे एल्गोरिथम्स ज़्यादा फास्टर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमें एक ही डेटा सेट में सेंटीमीटर्स और इंचेस में किसी चीज़ की लेंथ दी गई है, यानी दो फीचर्स हैं x1 एंड x2। ये दो फीचर्स हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पीसीए लगाते हुए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने एक वेक्टर निकाल के उसके अलॉन्ग एक लाइन प्लॉट कर दी है, ये लाइन मैंने ड्रॉ की। अब इस लाइन के साथ प्रोजेक्शन एरर निकाल के इन तमाम कलर्ड एग्जाम्पल को मैप कर देंगे। जब इनको प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आएगी। ये चीज़ क्या है? हम पहले दो फीचर्स x1 x2 इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम एक नए फीचर z1 के ज़रिए अपने इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमने प्रोजेक्शन जो है तमाम एग्जांपल्स की इस लाइन के ऊपर कर दी। वो लाइन के ऊपर करने के बाद हम z1 जो है ये फीचर हमारा इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम 2D से 1D में आ चुके हैं। पहले हमें x1 x2 दो वैल्यूज चाहिए थी, अब सिर्फ एक z1 के ऊपर आने वाली वैल्यू जो है वो इस डेटा को या इस एक एग्जांपल को रिप्रेजेंट करेगी। मिसाल के तौर पे अगर ये ग्रीन वाली पहली टॉप पे ग्रीन है, ये हमारी x1 थी और ब्लू x2 थी, तो अब हमारी यहाँ पर नई डोमेन में z1 ये ग्रीन वाला हमारी एग्जांपल 1 का रिप्रेजेंटेटिव होगा और z2 ब्लू वाला एग्जांपल 2 का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो हमने किया क्या है, हमने x1 से z1, x2 से z2, xm से zm बना लिया। हमारी एग्जांपल्स वन डायमेंशनल फीचर रिप्रेजेंटेशन में आ गई हैं। तो हम असल में ये देखा हमने कि पहले वो दो वैल्यूज़ थी हर x के साथ, अब वो एक वैल्यू आ रही है। तो हमने एक तरह से कंप्रेशन कर दिया डेटा। अब हमारा यकीनन पहले से कम जगह ले रहा होगा। अब मिसाल के तौर पे हम 3D से 2D में आना चाह रहे हैं। वंस अगेन हम कंप्रेशन ही करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा डेटा था, ये तीन डायमेंशंस थी x2, x1, x3। तो हमारा एक जो हमारी एग्जांपल होगी वो एक फीचर वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी जो x1, x2, x3 की पे मुश्तमिल होगा। और 3 डायमेंशनल डेटा है। एक एग्जांपल हमारी बात हो गई। सपोज़ ये वो प्लेन है जिस पर हम अपना डेटा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। ये दो वेक्टर्स थे जो ब्लैक में नज़र आ रहे हैं। इन दो वेक्टर्स के अलॉन्ग हमने ये प्लेन डिफाइन किया और इस प्लेन पर हमने अपना डेटा प्रोजेक्ट कर दिया। यानी अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, मैंने इस पॉइंट को मिसाल के तौर पे अगर लिया था तो मैं यहाँ तक मैंने इस प्लेन तक इसका जो एरर निकलता है वो प्रोजेक्शन एरर निकाला, फिर दूसरे को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, वो एरर निकाला। ये इसकी बेस पे मैंने इस प्लेन के अलॉन्ग अपना पूरा डेटा प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा डेटा प्रोजेक्शन के बाद आ रहा है वो ये आ रहा है। अब जब प्रोजेक्शन हो चुकी है तो इन दो वेक्टर्स के अलॉन्ग, फॉर एग्जांपल दिस वाज u1 एंड दिस वाज u2, लेट्स सपोज दिस वाज u2। तो अब इनके अलॉन्ग जो मैंने ये प्लेन बनाया, तो ये प्लेन जो है अब ये z1 z2 हमें नज़र आ रहा है और इस प्लेन के अलॉन्ग मेरा डेटा ये है। ये मेरा z1 0 होता है जब, ये मेरा z2 जब 0 होता है। ये वो दो पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर मेरा ये मेरी रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब मेरी एग्जांपल्स जो पहले x3 जो R3 की एग्जांपल्स थी, यानी जो 3 एक्सिस क्या कहते हैं फीचर वेक्टर के अंदर तीन x1 x2 x3 तीन वैल्यूज़ आ रही थी। अब वो फीचर वेक्टर मेरा इधर दो एक्सिस के अगेंस्ट z1 z2 के अगेंस्ट प्लॉट हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। और मेरी एक एग्जांपल जो होगी वो अब 2 डायमेंशनल एग्जांपल होगी। my z is 2 डायमेंशनल। अब ये तो 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन में हम सिर्फ आ रहे हैं, लगता है कि बड़ी सादा सी बात है। इसका असल फ़ायदा कहाँ पे नज़र आएगा? असल फ़ायदा नज़र आएगा जब हम कभी 10,000 डायमेंशन से 100 डायमेंशन पे आ रहे होंगे और वेरिएंस को रिटेन करते जा रहे होंगे। अब ये एक बड़ी यूज़फुल हमें अप्रोच नज़र आएगी तब कि हमने अपना डेटा इतना कम कर लिया है और हम वेरिएंस भी इतनी ज़्यादा रिटेन कर रहे हैं। अब हमारी परफॉर्मेंस जो है, जो इनकी स्पीड है हमारे एल्गोरिथम की, वो अच्छी हो जाएगी। सिमिलरली हम डिस्क स्पेस भी बचा सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी बच जाएंगी। तो ये जो कंप्रेशन है, इस कंप्रेशन का असल फ़ायदा हमें इस तरह के सिनेरियोज में नज़र आता है।
हमने कंप्रेशन तो कर ली। अब हमें देखना ये है कि कंप्रेशन करने के बाद क्या हम दोबारा अपने ओरिजिनल डेटा तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, ये रिकंस्ट्रक्शन किस हद तक पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। हमने जब ये प्रोजेक्शन की थी तो हमने क्या किया था, हमने ये वाले प्रोजेक्शन एरर्स निकाले थे तमाम एग्जांपल्स के अपने इस लाइन से, और उसके बाद हमने वो उस इसकी बेस पे जब हमारे प्रोजेक्शन एरर्स निकल आए उसके बेस पे हमने प्रोजेक्ट कर दिया था डेटा को अलॉन्ग दिस लाइन, ऑन दिस लाइन, और वो अब हमने नए एक्सिस Z1 के फॉर्म में हमने अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया था। ये सारा काम हमने किस तरह से किया था, हमने ऑपरेट किया था यू ट्रांसपोज को, यू रिड्यूस के ट्रांसपोज को एक्स के साथ, और हमने जी ले लिया था। अब रिकंस्ट्रक्ट करते हुए सपोज हम दोबारा फिर इसी लाइन पे ले आते हैं चीज़ों को जिस तरह से एक्चुअली हमारी प्लॉट हुई थी। अब यहाँ से वापस जाना मुश्किल है, वापस इस तरफ जाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम कितना मूव करके आए थे किसी एक एग्जाम्पल के लिए। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो थी कि एवरेज प्रोजेक्शन एरर क्या था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि हम कितना मूव करके आए हैं हम फॉर ईच एग्जाम्पल। तो हम मैक्सिमम यहीं तक जा सकते हैं कि या ये जो ब्लू हमारा Z1 पे ब्लू था, ये ब्लू हमारा अब उठ के यहाँ पर चला जाएगा, हमें पता चल जाएगा अच्छा अब शायद ये वैल्यू जो x2 की होगी और ये वाली वैल्यू x1 की, शायद x1 x2 की ये वाली वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर एग्जांपल को रिप्रेजेंट करेंगी। हालांकि ओरिजिनली वो वैल्यू शायद x2 की ये थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी इसको, x1 की शायद सेम वैल्यू हमें मिल जाए, नहीं इस केस में वो भी नहीं है, किसी भी केस में ज़रूरी नहीं है कि हमें वैल्यूज़ मिलें, लेकिन अब हमें अप्रॉक्सीमेशन मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। अप्रॉक्सीमेशन भी हमें इसी तरह का एक ऑपरेशन परफॉर्म करके मिल सकती है जैसा ऑपरेशन हमने जी निकालने के लिए लिया था, इसी तरह का एक और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम। यू रिड्यूस हमारे पास पहले से है, उस यू रिड्यूस को हम ऑपरेट करेंगे जी के साथ, जी के साथ ऑपरेट करेंगे, हमारे पास एक्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। हर एग्जाम्पल के लिए एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेट फीचर वेक्टर में मिल जाएगा जो कि n डायमेंशनल होगा। तो हम k डायमेंशन से दोबारा फिर n डायमेंशन में जा सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होंगी, रिमेंबर दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। रिकंस्ट्रक्शन में हमें थोड़ा सा लॉस नज़र आ भी रहा है, लॉस की हमने इससे पहले ही बात की है। उसके अलावा मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिथम रन करके देखा एक डेटा सेट के ऊपर, और विद एंड विदाउट PCA। जब विदाउट PCA किया तो 90% 90 पॉइंट समथिंग वॉज द एक्यूरेसी, और जब मैंने PCA चला के उसके बाद एल्गोरिथम रन किया तो मेरी एक्यूरेसी 88% पर आ गई थी। PCA ने, इसका मतलब है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें लगता है कि बीच में कहीं लॉस हुआ है जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी ज़रा सी कम हो गई है। PCA की जो हमें अगली एप्लीकेशन डिस्कस करनी है वो डेटा विजुअलाइजेशन की एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे ममालिक का डेटा मौजूद है, हमने कहीं से कलेक्ट कर लिया डेटा बहुत सारा, और ये जो बहुत सारा डेटा है सपोज ये मोर देन 100 कंट्रीज़ का डेटा है, और हमने काफ़ी सारे स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट किए हुए कलेक्ट किए हुए हैं, GDP ऑफ द कंट्री, पर कैपिटा GDP ऑफ द कंट्री, जो कि इंडिकेट करती है कि इंडिविजुअल्स कितने या सिटीजन्स कितने वेल ऑफ हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सो ऑन। सपोज कोई 40-50 हमने फीचर्स इकट्ठे किए हुए हर कंट्री के बारे में। तो इसका मतलब है कि एक मुल्क जो है वो एक सपोज 40 था तो 40 डायमेंशनल एक वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा होगा एक मुल्क, और हमारे पास 100 से ज़्यादा मुल्क हैं तो हर मुल्क के लिए इतनी इतनी वैल्यूज नज़र आ रही हैं हमें। अब हम इससे कुछ निकालना चाह रहे हैं, कोई इंसाइट लेना चाह रहे हैं इस डेटा से, वो पॉसिबल नहीं है, हम इस डेटा को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव की जा सकती है इन केस ऑफ ह्यूज डेटा सेट्स बाय एक्चुअली ट्राइंग टू प्लॉट फर्स्ट फ्यू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, पहले 2-3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स प्लॉट करके शायद हमें कोई सेंस आउट ऑफ डेटा मिल जाए। तो एक इसकी एप्लीकेशन है। तो इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग 40-50 फीचर्स फॉर 150 कंट्रीज़, हम ऐसा करते हैं कि हम एक डिफरेंट फीचर रिप्रेजेंटेशन में चले जाते हैं, 2 या 3 फीचर्स ले लेते हैं। वो 2 या 3 फीचर्स यकीनन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ही होने चाहिए, वो 2 या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर रिप्रेजेंटेशंस ले लेते हैं और उनके अगेंस्ट प्लॉट भी कर सकते हैं। हम 2D प्लॉट भी आसानी से कर सकते हैं, 3D प्लॉट भी आसानी से कर सकते हैं। वो जो 2 हम फीचर रिप्रेजेंटेशंस कह रहे हैं वो ये हैं Z1 एंड Z2। तो अब हमारा हर मुल्क जो है वो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 40 वैल्यूज़, अब वो 2 वैल्यूज से रिप्रेजेंट हो रहा है Z1 एंड Z2 से।
इसको प्लॉट करना भी आसान है। इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें तो हम कहते हैं कि हमने Z1 Z2 के अगेंस्ट हर कंट्री प्लॉट कर दिया, या एक डॉट जो है ये एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो राइट मोस्ट ब्लू एग्जांपल है, ये इस तरह की कंट्रीज़ होंगे जो, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो एक्सिस हैं Z1 Z2 ये क्या है। सपोज़ हमें थोड़ा सा एनालिसिस करके समझ ही आया कि Z1 जो था ये रफली अप्रॉक्सीमेट कर रहा था, समझ लें आप, ये ज़्यादातर ये जो बता रहा था कंट्री के इकोनॉमिक साइज़ के बारे में बता रहा था कि ये बड़ा, इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ओवरऑल, यानी उसकी ओवरऑल इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जबकि Z2 था ये अप्रॉक्सीमेटली रफली इट कॉरस्पॉन्ड्स टू पर पर्सन कैपिटा या पर पर्सन GDP कह लें, यानी एक बंदा, एक इंडिविजुअल, एक सिटीज़न कितना वेल ऑफ है उस मुल्क में। तो अब इस केस में जो ये पहली ब्लू एग्जांपल हमें नज़र आ रही, राइट मोस्ट ब्लू एग्जांपल, ये ऐसे मुल्क की नज़र आ रही होगी जो एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी भी बड़ी है और वहाँ के लोग भी वेल ऑफ हैं। इतने कोई ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी सिर्फ बड़ी है और लोग इतने वेल ऑफ नहीं, जैसा कि ये ब्लैक एग्जांपल जिस पे मैंने इस वक्त पॉइंटर रखा हुआ है। ये इस तरह का, सॉरी, ये इसकी इकोनॉमी छोटी है लेकिन इसके लोग वेल ऑफ हैं। मेरा मतलब, मुझे यहाँ पे 1.5 वाली एग्जांपल देनी चाहिए थी कि ये ऐसा मुल्क है इसकी इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ओवरऑल कंट्री में, लेकिन लोग इतने वेल ऑफ नहीं हैं। बाकी एग्जांपल्स दरमियान में शायद इस तरह के ममालिक की आ सकती हैं कि इनका इकोनॉमी साइज़ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये मुल्क जो है इनके लोग बड़े अच्छे वेल ऑफ किस्म के लोग हैं। छोटे छोटे मुल्क हैं लेकिन लोग बड़े वेल ऑफ हैं मुल्क के हिसाब से, यानी वो एज़ कम्पेयर टू लार्जर कंट्रीज़ उनका इकोनॉमी साइज़ छोटा है बट पीपल आर वेल ऑफ। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई इस डेटा से। इसका मतलब है कि PCA इस्तेमाल करके पहले दो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट्स लेके हम ये वाला काम कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमें बड़ा नज़र आता है कि PCA स्टैंड्स आउट। एग्जांपल ये जो पिछली मरतबा भी मैंने आपसे कहा था कि इस रेफरेंस, इस सोर्स पर जाकर आप जो PCA का उन्होंने छोटी सी एनिमेशन दी हुई है एप्लेट के अंदर, उस एप्लेट को इस्तेमाल करें टू अंडरस्टैंड PCA। वहीं से मैंने एग्जांपल बोरो की है ये वाली। और ये एग्जांपल क्या है, दिस एग्जांपल हैज़ इंफॉर्मेशन, यानी कि फूड कंजम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। एवरेज कंजम्पशन ऑफ 17 टाइप्स ऑफ फूड इन ग्राम्स पर पर्सन पर वीक फॉर एवरी कंट्री इन UK। इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन थी, कलेक्ट की गई, इसको हम कह रहे हैं 17D एग्जांपल है। और UK में ईटिंग ट्रेंड्स किस तरह के हैं इसके बारे में एग्जांपल है। तो ये जो हमें नज़र आ रहा है UK के 4 कंट्रीज़, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वाले आइलैंड पर है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड जो सेम आइलैंड के ऊपर हैं ग्रेट ब्रिटेन पे। तो अब इन चारों में क्या ईटिंग ट्रेंड्स हैं ये निकालने की कोशिश की जा रही है, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। जैसे मैंने कहा, इट इज़ इन्फॉर्मेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड इन ग्राम्स पर पर्सन पर वीक। अब यहाँ से कुछ हमें खास इन्फॉर्मेशन मिल तो नहीं रही, कोई चीज़ किसी में ज़्यादा है, कोई किसी में कम है, किसी में हमें सिमिलर ट्रेंड्स मिल रहे हैं। इसको 17 डेटा को देख के हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं, जैसे हम पहले वो 100 कंट्रीज़ या मोर देन 100 कंट्रीज़ का 50 या 40 डायमेंशनल डेटा देख के कुछ भी नहीं निकाल सकते थे। यहाँ पे भी निकालना मुश्किल लग रहा है। अब देखते हैं वंस अगेन PCA को अप्लाई करके। PCA अप्लाई करके हमने पहली डायमेंशन जब ली तो हमें कुछ पता चला। वो जो पता चला वो ये था कि नॉर्दर्न आयरलैंड इज़ डिफरेंट फ्राम अदर कंट्रीज़ ऑफ UK। पहली प्रिंसिपल कंपोनेंट पे हमें पता चल गया, तो ये यहाँ से निकालना मुश्किल था, लेकिन PCA अप्लाई करते ही पहले कंपोनेंट पे हमें नज़र आ गया। और दूसरे कंपोनेंट को अगर हम इसके साथ जोड़ें तो दूसरे कंपोनेंट पे हमें बड़ा क्लियर मिल गया कि ये तो दोनों डायमेंशंस के अलॉन्ग नॉर्दर्न आयरलैंड इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो इट इज़ वेरी फार फ्राम अदर कंट्रीज़ ऑफ UK। इसकी वजूहात अब हम जाकर देख सकते हैं बाद में अलग से कि क्या वजूहात हैं, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल गई वो इन्फॉर्मेशन इस एग्जिस्टिंग टेबल से निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब अगर हम जाके क्या करेंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स से हमें विजुअलाइजेशन में मदद दे दी है। अब हम जाके अपने टेबल को एक दफ़ा फिर देखें तो हमें नज़र ये आ रहा है कि ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाले लोग हैं ये वाकई काफ़ी सारी चीज़ों में डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रेश पोटैटोज़ बाकियों से काफ़ी ज़्यादा खा रहे होते हैं ऑन एवरेज।
फ्रेश फ्रूट लेकिन बाकियों से काफ़ी कम खा रहे होते हैं, फ़िश वगैरह भी कम कंज्यूम कर रहे होते हैं, कम खा रहे होते हैं, चीज़ भी कम कंज्यूम कर रहे होते हैं, और ये ड्रिंक्स भी जो हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स ये भी कम कंज्यूम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दे कुड बी रीजंस, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यकीनन। वो रीजंस एक्सप्लेन करने के लिए बेसिस तो मिल गई है कि नॉर्दर्न आयरलैंड इज़ डिफरेंट। तो ये हमें इंसाइट नहीं मिल सकती थी अगर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अलॉन्ग इसको प्लॉट ना करते। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की बड़ी अच्छी एक एप्लीकेशन है डेटा विजुअलाइजेशन में कि हमारे पास बहुत बड़ा लार्ज डेटा सेट हो, उसमें से हम कुछ इंसाइट लेना चाह रहे हो तो हम शुरू की कुछ डायमेंशंस के अगेंस्ट डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। तो ज़रा सा समराइज़ करते हैं एप्लीकेशंस को। हमने देखा कि इसकी दो एप्लीकेशन हैं, कंप्रेशन और विजुअलाइजेशन। कंप्रेशन करने से क्या होता है, हमें डेटा स्टोरेज में मदद मिलती है, वो एफिशिएंट हो जाती है, हमारी मेमोरी कम इस्तेमाल होती है, डिस्क स्पेस कम इस्तेमाल होती है, हमारे लर्निंग एल्गोरिथम्स स्पीड अप हो जाते हैं। ऐसे केस में हमें के चूज़ करना होता है बाय एक्सप्रेसिंग द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस रिटेन्ड। जो दूसरा सिनेरियो विजुअलाइजेशन वाला, उसमें हम के चूज़ करते हैं, शुड बी आइदर 2 और 3, क्योंकि हम एक्चुअली प्लॉट करना चाह रहे होते हैं अपने डेटा को 1, 2, 3 में से कुछ भी रख दें। तो विजुअलाइजेशन के केस में हम शायद वेरिएंस रिटेन वाली चीज़ नहीं देख रहे होते, लेकिन जब हम कंप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं या हम अपने लर्निंग एल्गोरिथम को स्पीड अप करना चाह रहे हैं, उस केस में हम वेरिएंस रिटेन करने वाले तरीके को इस्तेमाल करते हैं।